हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार लोकसभा चुनाव व किसी न किसी मुद्दे को लेकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार चर्चा करता रहता हूं। तो आज चर्चा होने वाली जो मेरे चैनल पर है वो है कैराना लोकसभा को लेकर। क्योंकि कैराना लोकसभा में जहां काफ़ी दिग्गज मैदान में है और काफ़ी लोग यहां पर दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन दावेदारी का अब नंबर थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि जयंत चौधरी जी ने एनडीए में जाने की घोषणा अपनी कर दी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और आप सोच रहे होंगे अब तक औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हुआ, उसको लेकर मैं आप सबके सामने चर्चा करने वाला हूं। औपचारिक ऐलान कब होगा और कब जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने जो अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है वो कब शामिल हो गए, लेकिन स्टैंड क्लियर करने वाली बात, सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आज आपके सामने जिक्र करने वाला हूं कैराना लोकसभा को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको सामने कुछ बातें रख देता हूं। तो दोस्तों, आज बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है, शायद ही किसी पार्टी के हाथ ऐसा इतना बड़ा जैकपॉट लगे। और वो जैकपॉट है पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान, जो आज अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है और बीजेपी के हाथ एक जैकपॉट लगा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक चौहान, उनके साथ 22 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में चले गए। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो अब बीजेपी के हो गए। तो वो कांग्रेस से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और उन्होंने एक दो दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आज वो एनडीए में भी शामिल हो गए। और किसी भी पार्टी के हाथ इतना बड़ा जैकपॉट लगना एक अलग ही बात होती है और अलग ही लेवल होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सन 1999 से लेकर 2020 तक, आप सोच रहे हैं मैं आंकड़े क्यों बता रहा हूं, जयंत चौधरी जी का भी एनडीए में फाइनल क्यों नहीं हुआ है और क्यों अभी औपचारिक ऐलान या घोषणा नहीं हुई है। तो उन सब बातों से मैं पहले बता दूं, सन 1999 से लेकर सन 2020 तक अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है और वो लगातार बीजेपी के साथ बनी रहती है। तो अकाली दल से लगातार बीजेपी की बात चल रही है और जैसे ही वो क्लियर स्थिति होगी, उधर आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू व अन्य कई पार्टियों से बात चल रही है। तो बीजेपी चाहती है एक साथ जयंत चौधरी, अकाली दल व चंद्रबाबू नायडू वे अलग कहीं भी बात चल रही है। आंध्रा के मुख्यमंत्री से भी उनकी बात चल रही है। तो इन सब को मिलाकर एकदम ये सब होने वाला है और सब के सब ये एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूं कैराना लोकसभा को लेकर। और भी अन्य मैं चर्चा आज आपके साथ करूंगा। वीडियो को स्किप मत करना। और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वे बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो एनडीए में जाने की खबर इस टाइम पूरे देश में आग की तरह फैल रही है और लगातार एनडीए में शामिल हो रहे हैं लोग और लगातार एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं बहुत सारी पार्टियां। इससे पहले नीतीश कुमार, अब जयंत चौधरी, अजीत पवार और काफी सारे बड़े नाम एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और आने वाले समय में कई और बड़े नाम वे बड़े चेहरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं और खबरें लगातार चल रही हैं। जैसा आपको पता है, एनडीए में शामिल होने से पहले जयंत चौधरी को काफी नाराज दिखाई दे रहे थे और नाराज करने की उनके लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा व अन्य जहां भी लोकसभा है, आरएलडी का सिंबल नहीं होगा। अगर आरएलडी का सिंबल होगा तो कैंडिडेट भी आरएलडी से ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का हिस्सा रहा और जयंत चौधरी जी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर काफी नाराज हुए और नाराजगी का कारण वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, को मुख्य प्रधानमंत्री व बीजेपी की ओर से और एक बहुत बड़ा ऐलान देश में हुआ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को दिया गया। इसको लेकर सभी ने खुशियां मनाई और पूरे देश ने इस सम्मान को सराहा। जयंत चौधरी जी ने भी इस बात की खुशी जाहिर की और लगातार
लोकदल परिवार व लोकदल के लोग इस जश्न को मना भी रहे हैं। अभी परसों ही अजीत सिंह जी का जन्म पुण्यतिथि पर काफ़ी लोग उनके आवास पर इकट्ठा हुए और वहाँ जयंत चौधरी जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन आज वो तारीख नहीं है। वो तारीख जब होगी तो जल्दी हम आपको बताएंगे। और काफ़ी अब लोकदल के विधायक व लोकदल कार्यकर्ता ये कहने लगे हैं कि एनडीए में जा रहे हैं और एनडीए में जाकर किसानों की बात करेंगे। हालांकि कई किसान नेता उनका इस बात को भी कह रहे हैं आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, और अपने पैर पर कुल्हाड़ी को लेकर काफ़ी सारी बातें जयंत चौधरी जी के कह रहे हैं कि समाज भी काफ़ी संख्या में उनका विरोध कर रहा है और लगातार वो गठबंधन व अन्य बातें उनको कह रहे हैं। तो दोस्तों, कैराना लोकसभा की मैं चर्चा करने वाला था और मैं अपने मुद्दे पर वापस आता हूं। तो कैराना लोकसभा में अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां कैराना लोकसभा गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, अब वो कैराना लोकसभा गठबंधन से जयंत चौधरी के जाने थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछड़ती इसलिए दिखाई दे रही है, आज मेरी शामली विधानसभा के कई लोगों व थाने भवन विधानसभा के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और बातचीत में खुलकर बातें हुई। ऑफ रिकॉर्ड कैमरा ऑफलाइन ही बात करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा आप कैमरे के सामने बोल सकते, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा इससे जो अच्छा हम पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी को वोट कर देते। उन्होंने हमारे पहले भी बहुत काम किए हैं। अब की बार हमने गठबंधन को वोट किया और गठबंधन उधर चला गया, जयंत चौधरी जी एनडीए में चलेंगे तो हमारे विधायक जी भी एनडीए में चले गए। इससे तो अच्छा हम पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी को ही वोट देते थे। और यही बात शामली के लोगों का भी सुनने में आ रहा है। इससे तो अच्छा हम बीजेपी को वोट कर देते। और शामली विधायक के बारे में भी लगातार लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब के बीच कैराना लोकसभा में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैराना लोकसभा एक बहुत मजबूत स्थिति में थी। और कैराना लोकसभा इसलिए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी क्योंकि कैराना शामली जिले के तीनों विधायक जो कि गठबंधन से हैं और यहाँ बीजेपी का सफाया हो गया था और तीनों सीटें बीजेपी कैराना शामली जिले में हार गई थी। कैराना से नाहिद हसन, शामली सदर सीट से प्रसन्न चौधरी व थाना भवन सीट से अशरफ अली खान अब की बार विधायक बने हैं। तो कैराना लोकसभा इसलिए मजबूत दिखाई दे रही थी क्योंकि ये तीनों विधायक मिलकर काफ़ी अच्छा इनका प्लेटफॉर्म है और लोगों के बीच जनसंपर्क भी अच्छा है, इसलिए कैराना सीट काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी इस बार। लेकिन अब वो सीट काफ़ी पिछड़ती नजर आ रही है और शामली और थाना भवन के लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए पिछड़ती आ रही है क्योंकि पहले ही उनके जो एक कैंडिडेट होता है जो कोई भी चुनाव लड़ेगा गठबंधन से, उनको ही लग रहा था कि हम कैराना में भी मजबूत होंगे, शामली में भी मजबूत होंगे और थाना भवन में भी कहीं ना कहीं वो मजबूती की अपनी राह देख रहे थे। लेकिन इन सब के एनडीए में जाने से वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कैराना लोकसभा में जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देने लगा है। लेकिन उम्मीदवारी को लेकर मैं आपको बता दूं, थाना भवन से ही प्रोफेसर सुधीर पवार भी काफ़ी अधिक संख्या में लगातार प्रचार कर रहे हैं और वो भी समाजवादी पार्टी से कैराना लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। वहीं कई गांव में भी ये लगातार खुलकर बात सामने जाट समाज ने कहा अगर प्रोफेसर सुधीर पवार को टिकट होता है तो हम उनको वोट भी करेंगे और इस बार जिताएंगे भी। वहीं कैराना से सबसे लोकप्रिय नेत्री इकरा हसन भी काफ़ी पॉपुलर है और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और वो भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी और वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, लोगों के बीच जा रही है और लगातार लोगों के संपर्क में काफ़ी बनी हुई है। वहीं बात करें तो गंगों से तीतरों से आने वाले चौधरी इंदर सेन वो भी लगातार क्षेत्र में हैं और लोगों का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बातें जो मैंने पहले भी कई बार मैं आप सबके सामने कर चुका हूँ, लेकिन कैराना लोकसभा इस बार थोड़ा कमज़ोर दिखाई देने लगी है और इसका कमज़ोर होने का कारण जाट समाज का वोट खिसक जाना, क्योंकि एनडीए में जयंत चौधरी चले गए हैं और आधिकारिक ऐलान होना है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कमज़ोर स्थिति कैराना लोकसभा में दिखाई देने लगी है और ये आने वाला समय बताएगा। अगर मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सीटें
में अचानक रुख बदल सकता है और मजबूती काफ़ी आ सकती है। तो इस मजबूती को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हमारे चैनल पर लगातार यूं ही जारी रहेगी। वही हाल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का भी दिखाई दे रहा है, जहां मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हरिंदर मलिक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे थे और काफ़ी मजबूत कड़ी वो थे जो समाजवादी पार्टी से आते हैं और उनके बेटे चरथावल से पंकज मलिक विधायक हैं। मुजफ्फरनगर सीट का भी यही हाल है, लेकिन अभी टिकटों का दौर जारी है। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कौन कहां से टिकट लड़ेगा। जब भी ये ऐलान होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर सीट पे मनीषा अहलावत, पूर्व चंद्रबीर की लड़की, पूर्व विधायक चंद्रबीर की लड़की मनीषा अहलावत भी लगातार चर्चाओं में थी। वहीं शामली सीट से विधायक प्रसन्न चौधरी भी लगातार मुजफ्फरनगर सीट को लेकर प्रबल दावेदारी कर रहे थे। वहीं पूर्व मंत्री योगराज सिंह बुढ़ाना से वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी क्षेत्र में काफ़ी मुस्तैदी के साथ दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम तो लगातार इस तरह चल रहे हैं जैसे कल ही चुनाव होने वाला है। लोग उन्हें कंधों पर उठाए फिर रहे हैं और लगातार वो उनकी बातें सुन रहे हैं और लगातार क्षेत्र में डेली वो जा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच योगराज सिंह पूरी तरह से बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एनडीए में जयंत चौधरी जी चले गए हैं और ये समीकरण अब उलट पुलट दिखाई देने लगे। अगर योगराज सिंह जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या लोकदल मुजफ्फरनगर को मिलने वाली है, या कैराना में अगर कैराना सीट भी लोकदल को मिलने वाली है तो कैराना से कैंडिडेट कौन होगा। सुनने तो मैं तो यहाँ तक कह रहा कि बीजेपी का कैंडिडेट और लोकदल के निशान पर चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन समीकरण अब बिल्कुल सब उलट पुलट दिखाई देने लगे हैं। समीकरण एकदम बिल्कुल बदल गए हैं और स्थिति साफ दिखाई देने लगी है और इन सब बातों को लेकर हमारी चर्चा आप सबके साथ यूं ही जारी रहेगी और लगातार हम आपके सामने चर्चा भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, इन सीटों पर अब जो रणनीति दिखाई दे रही थी, लेकिन हालांकि अभी मायावती का स्टैंड खामोश है। लगातार जो बातें सामने आ रही हैं मैं उन सबको लेकर और आपको बताऊं। बसपा अभी खामोश नजर दिख रही है। बसपा की खामोशी क्या बयां करती है, क्योंकि बसपा की जो सीटें थी उन पर अभी भी साइलेंट है। गठबंधन ने अभी तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व अन्य कोई भी सीट पर अपना अभी दावा नहीं जताया और यही कारण लगता है कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये जो मैंने आंकड़े आज आपको बताए ये काफ़ी उथल पथल दिखाई दे रहे हैं और लगातार इन सब को चर्चा अगर मायावती एक बार फिर गठबंधन में शामिल हो जाती है तो कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और अन्य कई सीट वो जीतने की दावेदारी में आ जाएंगी, क्योंकि मायावती एक ऐसी लीडर है जिनका वोट बहुत काफ़ी मजबूत है और मजबूती से वो चुनाव में आ भी सकती है। इसको लेकर तमाम चर्चाएं जारी हैं और लगातार कहा तो यहाँ तक कि जा रहा है कि एक बार चुनाव घोषित होते ही मायावती गठबंधन में शामिल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी नाराजगी थोड़ी देखने को मिल रही तो खड़गे के साथ सुनाई देने लगी, क्योंकि खड़गे से वो काफ़ी नाराज हैं और खड़गे के बयानों से वो काफ़ी आहत हैं। इसलिए मायावती अभी इंडिया गठबंधन में नहीं आई। तो कांग्रेस की लगातार मायावती से बात चल रही है। वहीं चंद्रशेखर का रुख क्या होगा, जो भीम आसपा के मुखिया हैं, उनका भी अभी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। अभी जो बात चल रही है सिर्फ बीजेपी व एनडीए के में लगातार जो नेता लोग शामिल हो रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, आज बीजेपी के हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने 22 विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कैराना लोकसभा को लेकर हमने अपनी राय रखी। आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा। क्या कैराना लोकसभा व मुजफ्फरनगर लोकसभा जयंत के जाने से कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? लेकिन अभी फिलहाल देखने में यही आ रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव जल्द घोषित हो जाता है और बसपा इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो समीकरण काफ़ी सारी सीटों पर बदले हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, जो हमने आज आपके सामने अपनी राय रखी,
लोग भी यही बता रहे हैं और समीकरण भी बिल्कुल स्टिक बैठ रहे हैं। तो लगातार आप भी हमें अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो कमी व बातें रह गई हैं और अन्य वीडियो में और अन्य आपके माध्यम से आपके सुझाव से हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन समीकरण थोड़ा उलट दिखाई दे रहा है, समीकरणों की राजनीति होती है और हम आपके सामने लगातार ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप सबके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक बने रहिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। लगातार आप देखते रहिए, जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।